हर्ष भैया, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हो? बहुत बढ़िया हो, आप बताइए। बस बढ़िया। तो जो लोग, एक बार आपका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ, जो नहीं जानते आप उनके लिए आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आपका नाम है हर्षवर्धन डागा। बस शुरू करते हैं। तो बाय प्रोफेशन आपका फाइनेंस का काम है, लेकिन बाय शौक आप एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हो। तो एस्ट्रोलॉजी का शौक आपको कहाँ से आया? क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंस फील्ड में हो, मतलब आपने फाइनेंस की एक अच्छी नॉलेज ले रखी है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे आए? बहुत अच्छा सवाल है। एस्ट्रोलॉजी, मैं सबसे पहले बताता हूँ, फाइनेंस तो मेरा सेकेंडरी फील्ड था। मैं सबसे पहले साइंस का बंदा था। ओके। तो क्या होता है, साइंस इज़ व्हाट अबाउट रिएट्स, मतलब साइंस में क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं, यस, केमिकल्स होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हम जहाँ बैठे हैं, जिस सौरमंडल में, वातावरण में, वहाँ पे भी यही, मतलब एनर्जी ही मूव करती है। राइट। मतलब हम जो सूर्य से ले रहे हैं वो भी एनर्जी है। यस। मतलब हम रेयर्स में ही सारी चीज़ें ले रहे हैं। राइट। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम में एक रेनबो बनता है। यस। इंद्रधनुष बोलते हैं बिल्कुल। जिसे। तो उसमें 7 रंग होते हैं। बिल्कुल। वो कहाँ से आते हैं? वो भी एक लाइट के उसमें से जब क्रॉस हो रही क्रॉस है। होता है। यस। तो पर वो 7 कलर अलग अलग क्यों आते हैं? अगर हम माने कि सूर्य ही है या चंद्रमा ही है, यस, तो 2 ही कलर होने चाहिए। राइट। लेकिन 7 कलर क्यों आते हैं? है ना, वो 7 कलर इसलिए आते हैं कि हमारे सौरमंडल में 7 ग्रह है। ओके। उनकी अलग अलग एनर्जी है। ठीक है। वो मूव करके हमारे पास में आती है। तो टोटल मतलब 7 ग्रह, फिर सूर्य चंद्रमा सूर्य मिला के चंद्र 9। नो टोटल 7 है, और राहु केतु को मिला के 9 हो गए। अच्छा, ओके। राहु केतु छाया ग्रह है। ठीक है। जिनकी कोई इंडिविजुअल एनर्जी नहीं है। राइट। लेकिन जो इंडिविजुअल एनर्जी है वो 7 प्लेनेट की है। ठीक है। 7 ग्रहों की है। ठीक है। जिसमें मंगल, शनि, गुरु, शुक्र, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति, ओके। 7 ग्रह हो गए। राइट। इनकी एनर्जी हमारे पास में रहती है। यस। वो एनर्जी हम देखते हैं जब वो इंद्रधनुष बनता है। हाँ। तब वो मूव होती है। उसमें सबसे ऊपर रेड कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है, राइट, रेड ब्लू तो कलर। वो 7 कलर भी 7 एनर्जी और 7 ग्रहों को टारगेट कर रहे हैं। यस यस। तो वही हमारे सौरमंडल की मेन ऊर्जा है। गॉट इट। और कुछ नहीं है। तो अब वो ही रेज जब हमारा बर्थ होता है तब हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है। ओके। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी बॉडी जैसे पंच तत्व से बनती है। राइट। ठीक है, वैसे ही 7 रेयर्स हमारे बॉडी के अंदर स्पेशली रहती है। ठीक है। जिसका मूवमेंट हमारी बॉडी में चलता रहता है। कोई रेयर्स ज़्यादा होती है, कोई कम होती है। ठीक है, तो जो रश्मिकाएं हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ज़्यादा होगा, और जो रश्मिकाएं हमारी बॉडी के अंदर कम होती है उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में कम होता है। तो मतलब आपने साइंस की नॉलेज एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन कर ली ताकि आपको एक साइंटिफिक और लॉजिकल रीज़न भी पता एस्ट्रोलॉजी का मिल गया। बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी है कि उनको पता है कि ये ऐसे हो है, लेकिन उसके पीछे का एक साइंटिफिक या एक लॉजिकल रीज़न नहीं पता है। तो क्या होता है ना, जैसे हम दूसरे पंडितों के पास में जाते हैं या कुछ ऐसे कर्मकांड वाले पंडितों के पास में जाते हैं, वो एक ही बोलते हैं कि आपके काल शरभ दोष है। हाँ, आपके पितृ दोष है। बिल्कुल। अब भाई क्यों पितृ दोष है, क्यों काल शरभ दोष है, राइट, होता क्या है, वो इसका साइंस के साथ में क्या संबंध है, वो कोई नहीं बताता है। वो सिर्फ बोलते हैं आप पूजा कर लो, पाठ कर लो, ये कर लो, आप वहाँ पानी में ये बहा दो, आप पानी में वो सिर्फ एक बेसिक ऊपर से बता देते हैं। तो ये तो एक हो गया कि लोगों को एक साइंटिफिक रीज़न और लॉजिकल रीज़न आप दे सकते हो जो बाहर के अभी दूसरे बहुत से एस्ट्रोलॉजर नहीं दे पाते। तो ये मैंने भी फील किया। मैंने एक्चुअली बहुत से लोगों पे ट्राई किया है। मैं पूछता रहता हूँ। तो मैंने उन्होंने जब बताया कि आपका ये है, आपका वो है, मैंने उसके पीछे का रीज़न भी पूछा। मैं कहा ये कैसे मैं मानूँ? तो मुझे अभी तक बहुत कम लोग हैं जो सेटिस्फाई कर पाए अपने आंसर से, क्योंकि एक लॉजिकल रीज़न हर किसी के पास नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि किसी को गुरु बना लिया, उसने बता दिया ये 9 ग्रह है, ये है, अब आगे जाके ये होगा। और बहुत से लोग ये भी समझाते हैं कि बहुत सिंपल है, आपकी ये है, अरे वो है। तो आजकल मार्केट में ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर डराते ज़्यादा है। तो इस पे लाइक आप क्या कहना चाहोगे कि क्योंकि मार्केट में लोग जब डर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से कि ये तो सिर्फ डराते हैं,
तो उनके लिए आप क्या ऐसा बता सकते हो कि उनको भी एक बिलीव हो कि हाँ एक्चुअल में सच होता है, लेकिन सही बंदे के पास जाना ज़रूरी है? मैं बताता हूँ। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास में ही सारी चीज़ें हैं, हम अपनी कुंडली को 80% तो हम घर बैठे बैठे सही कर सकते हैं। 80%? हम, मुझे पता ही नहीं मेरी कुंडली क्या है, ठीक है। आपको पता ही नहीं है आपकी कुंडली क्या है, ठीक आपको है। पता है कि आपको एक जीवन मिला है, राइट। ठीक है। तो अब आप उसको कैसे सुधारोगे? ठीक है, उसका बेसिक सा ट्रीटमेंट है, आप दिन में पानी कितना पीते हो। पानी का एक ट्रीटमेंट? ये आप जो पानी आता है, हाँ, वो कितना पीते हो आप? मेरा तो मुश्किल से 2 से 3 लीटर बस। हाँ। क्या हम 6 या 7 लीटर पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं। तो क्या होता है ना, जो पानी सबसे पहला सोर्स होता है जो हमारी बॉडी की एनर्जी को मतलब मेंटेन करता है, बैलेंस रखता है। राइट। तो पानी को हम बोलते हैं चंद्रमा। ओके। पानी का सीधा साधा संबंध होता है चंद्रमा से। तो ये हमें समझ में आया कि चंद्रमा हमारी पूरी बॉडी के फ्लूइड को मैनेज करता है। राइट। ठीक है, हमारी तरलता को मैनेज करता है। तो मतलब जैसे खून हमारे बॉडी में चल रहा है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है उसको पानी मेंटेन करता है। राइट। पानी ज़रूरी है। तो हम ऐसा देखते हैं कि बॉडी अपने आप वर्क करती है। हाँ। जैसे हमने मान लो 6 लीटर पानी पी लिया, बिल्कुल, या 7 लीटर पानी पी लिया, लेकिन रहेगा हमारी बॉडी में जितना हमारी बॉडी को चाहिए। यस। बाकी या तो मुंह से निकल जाएगा, हाँ, या टॉयलेट के थ्रू निकल जाएगा। राइट। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारी बॉडी में भी एनर्जी वही रहती है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। राइट। तो हमारा बर्थ चार्ट क्यों बनता है? बर्थ चार्ट एक बेसिक फॉर्म होता है। जैसे हम ब्लड रिपोर्ट निकलवाने जाते हैं, yes. तब हम देखते हैं कि हमारे अंदर आरबीसी कितनी है, सीबीसी कितनी right. है। तो वो एक बताती है कि आप में ये कम है, आप इसको एनहेंस करो, आप हाँ. में ये कम है, उसको एनहेंस करो, या जो भी है। बिल्कुल। तो हमारा कुंडली भी वही है कि आप में इस चीज़ की कमी है, आप में इस चीज़ की एक्सेस है। तो आप उस जिसकी कमी है उसको एक्सेस करो, मतलब right. उसे बढ़ाओ। और जिस चीज़ में हम बराबर हैं उसको कुछ मत करो। और जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा अति है उसके डोनेशन दो। ओके। मतलब हमें एनर्जी वेस्ट करनी है। समझ गया। तो जैसे हम बोलते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए जब जाते हैं या कोई भी रेस के लिए बंदा जाता है, बिल्कुल, तो उसकी सबसे पहले बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, कोई मोटा सा बंदा चला जाएगा वो ओलंपिक लेके नहीं आएगा। हाँ। या कोई एक पतला सा बंदा चला जाएगा वो ओलंपिक लेके नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उसके भी एक स्टैंडर्ड होता है, मेंटेन करना ज़रूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक स्टैंडर्ड है कि अगर आप में ये कमी है तो आप इसे पूरा करो, आप में वो कमी है तो आप उसे पूरा करो। मतलब अल्टीमेटली बैलेंसिंग थिंग। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी से डरने की कोई चीज़ ही नहीं। आप सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि आप दिन में जो साइंस ने बोला है कि भाई 6 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है या 7 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है एज पर बॉडी, आप वो पीना चालू कर दो, आपकी 70% प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा अपने घर बैठे बैठे कि बिना किसी अंगूठी वगैरह, बिना कोई एक्स्ट्रा चीज़ किए, सबसे बेसिक सॉल्यूशन कि पानी पियो। और इस साइंस में भी एक इसका लॉजिक आ जाता है। लॉजिक आता है। इसका लॉजिक भी यही है कि जब पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। यस। मतलब मेंटेन हो जाता है। हाँ, हाइड्रेट भी रहते हैं, एनर्जी ज़्यादा मिलती है हमें। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बॉडी जब वर्क करती है तो उसे सोचने की ताकत मिलती है। राइट। जब हमारी बॉडी कुछ सोचेगी ही नहीं तो हम करेंगे क्या? सही है। तो ये सारा प्रभाव सोच का है। तो जैसे हमारे पुराने पूर्वज वगैरह सब बोलते हैं ना, जैसा खाते हैं वैसी सोच बनती है, जैसा पीते हैं वैसा ही हम लोग रिएक्ट करते हैं। यस। तो वही वाली चीज़ है। अब जैसे आजकल लोग जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, या अफीम गांजा वगैरह जो भी करते हैं, तो आप उनके मुंह से गाली सुनोगे। राइट। उनके मुंह से पहली वर्ड ही गाली होगी। यस। उनकी बॉडी में पानी की कमी हो गई, उन्होंने गंदा चीज़ लेना चालू कर दिया बॉडी में। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखती है, आप कितने सात्विक हो। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ व्हाट कि भाई आप अपने ग्रहों को बैलेंस करो, मतलब एनर्जी को बैलेंस करो। राइट। जो 7 एनर्जीज है सौर मंडल में, उसे बैलेंस करो। अब उसको पता लगाने के लिए हम अपनी कुंडली बनाते हैं। गॉट इट। कि भाई जब मेरा बर्थ हुआ था तब मेरे बर्थ के टाइम में कौन से ग्रह की एनर्जी बराबर थी, कौन से ग्रह की एनर्जी कम थी, कौन से ग्रह की एनर्जी थी नहीं। तो अब हमें उसे बैलेंस करना है, खत्म। गॉट इट। अब जैसे बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि
हमको अपनी लाइफ में वही मिलेगा जो हम कर्म करेंगे। ये प्लैनेट्स तो स्पेस में हैं, वो एक हमारे कर्म पे क्या इफेक्ट कर देंगे। और लोग ये भी कहते हैं कि हम जो करेंगे हमको तो उसका रिजल्ट मिलना है। अब कर्म करो तो आपको फल मिलेगा। एक आसमान में उड़ता हुआ प्लैनेट आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। राइट। तो इस पे क्या हो सकता है कि एक प्लैनेट हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि काम तो एट लास्ट मुझे करना है। बिल्कुल। तो प्लैनेट का क्या रोल है उस काम में? ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। अपन ने सबसे पहले पानी से ही बात करी थी। आप बोल रहे हो कि मैं तो 3 लीटर ही पानी नहीं पीता हूँ। ठीक है, दिन में 3 लीटर ही पानी नहीं पीता हूँ। तो मतलब आप जब एक पर्टिकुलर चीज़ है कि 6 लीटर पानी पीना चाहिए, तो हम वो चीज़ ले ही नहीं रहे अपने बॉडी के अंदर, तो हम अपनी बॉडी से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? राइट। ठीक है, तो वैसे ही हमारे काम के साथ में होता है कि हमें पता है कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं या हम एक कोई चीज़ काम, मतलब हमारा टारगेट है कि हमें मिलेनियर बनना है, लेकिन हम मिलेनियर के पाथ पे चल ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम क्या कर लेंगे? नहीं, जैसे अब लोग कहते हैं मेहनत तो हम कर रहे हैं, तो हमको तो हमारी मेहनत का मिलेगा। प्लैनेट का क्या रोल? हाँ, प्लैनेट का क्या रोल है? Yes. अब मेहनत हम कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं? मिलियनियर बनने की। मिलेनियर बनने की। Right. ठीक है, मिलेनियर बनने के लिए हमें पता है कि जैसे एक पाथ है कि हमें इस पाथ पे चलना होगा। हाँ भाई, हमने जब मिलेनियर बनने के लिए हमने कुछ प्लान बनाए थे। बिल्कुल। लेकिन आप जब देखोगे तो आप उन प्लान पे वर्क कर ही नहीं रहे हो। आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आने चालू हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, हम अब लोगों के साथ में मिलना चालू कर रहे हैं। हम उनकी सोच से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब उनकी सोच क्या है, बिल्कुल, उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो हम अपने पाथ से भटकते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारा मन विचलित होता है। बिल्कुल। तो मन विचलित होने से अगेन किसका इम्पैक्ट आ गया? मून का। मून। तो पहला सोर्स क्या हो गया मून को ठीक करने का? पानी। तो मतलब हमारी चीज़ क्या आती है कि अगर आप दिन में 6 लीटर 7 लीटर पानी पी लोगे ना, तो आप अपने कर्म को वहीं से स्टार्ट चालू कर दोगे। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि कर्म का मिलता है। ऑब्वियसली कर्म का ही मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को पहले मिलता है। अब अपॉर्चुनिटी कितनी आएगी वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। यस। अब मुझे पता है मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि मेरा काम पब्लिक रिलेटेड है, लेकिन मैं पब्लिक में जाके बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वहाँ पे सोच रहा हूँ कि पब्लिक कब आएगी। तो जब तक मैं जाऊँगा ही नहीं तो होगा नहीं। तो अपने अंदर की एनर्जी को बूस्ट करना पड़ता है। तो वो आपका चार्ट दिखाता है कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है, राइट, सूर्य कैसा है, शनि कैसा है, तो वो आपको प्रेरित करता है। और ये भी हो सकता है वो अपने कर्म के रिजल्ट को बूस्ट करते हो। जैसे मेरे को अब रिसेंट में एक एग्जांपल मिला, डॉली चाय वाला। हाँ। मैं कहा चाय तो बहुत लोग बेच रहे हैं, कर्म सब कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ तो एक थर्ड फैक्टर होगा कि पर्टिकुलरली डॉली चाय वाला ही फेमस क्यों हुआ। अब देखो, हाँ चलो, आपने एक एग्जांपल दिया डॉली चाय वाला बहुत फेमस हो गया। राइट। वो कैसे फेमस हुआ? किसी ने उसका वीडियो बनाया, हाँ, उसको सोशलाइज किया, राइट, या उसने ही अपना वीडियो बनाया होगा। हाँ, उसने अपनी स्टाइल है, अपने बोलने के तरीके है, एक अट्रैक्टिव दिखने का जो तरीका है, वो उसने कहीं ना कहीं इम्प्लांट किया। बिल्कुल। तो उसने भी लोगों के पास में रीच पहुंचाई अपनी। हाँ जी। तो अल्टीमेटली कर्म कहाँ पे होंगे? जहाँ आप लोगों से मिलोगे। राइट। तो मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, जब तक भजीड़े नहीं खाएंगे, दीवारों से सर नहीं फोड़ेंगे, जब तक हमें सफलता ही नहीं मिलेगी। तो अगर हम 100 लोगों के पास में जा रहे हैं, तो चाहे उसमें से एक बंदा भी हमें 100 करोड़ का धंधा देने के लिए रेडी है, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 99 में फेल हो गए, हम सफल हुए। तो डॉली चाय वाले ने भी यही किया। उसने हजारों जगह पे रीच पहुंचाई, हजारों जगह पे सोशल मीडिया पे अपनी रीच पहुंचाई, हजारों जनों ने उसकी स्टाइल को फॉलो किया। अब उसकी चाय भी वही होगी, वो अपनी चाय में कोई स्पेशल नहीं है। हाँ, लेकिन उसका क्या है, एक स्टाइल फॉर्मेट लोगों को पसंद आया, बात करने का तरीका पसंद आया, तो उसने अपनी एक यूनिकनेस बनाई। राइट। तो आपको भी एक यूनिकनेस बनानी होगी अपनी। तो सबसे पहले अपना एक पैटर्न बनाओ। पैटर्न इन द सेंस, मेरी यूनिकनेस क्या है? जैसे अब मैं साइंस का बंदा हूँ या मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, लेकिन मैं इस फील्ड में नॉलेज रखता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक एक्सपर्टीज़ है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में ये भी कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमारा करियर किस फील्ड में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे अगर व्यूअर्स के लिए अगर वो जानना चाहें कि पर्टिकुलरली हमारे डेट ऑफ बर्थ या हमारी कुंडली के हिसाब से हमको क्या करियर चूज़ करना चाहिए जिसमें एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट मिले। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं। सबसे पहले हम कुंडली पे आते हैं। कुंडली होती क्या है? हाँ, कुंडली एक 12 बॉक्सेस का फॉर्म होता है। ओके। जिसमें 12 बॉक्सेस होते हैं, जिसको हाउस बोलते हैं।
फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ हाउसेस बोलते हैं, बिल्कुल। वो दिशाओं के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके। हमें ये तो पता है कि हमारी 4 दिशाएं हैं, हाँ उसको और आगे करें तो 8 दिशाएं बन जाती है, बिल्कुल उसको भी आगे करें तो और दिशाएं बन जाती है। बिल्कुल। तो वैसे ही कुंडली है, कुंडली प्रॉपर दिशाओं का गेम है। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ ऐसे करते हुए 12 दिशाएं चलती है। ओके। ठीक है। ठीक है। तो 12 दिशाओं में अब जब मैंने आपको पहली बार बोला कि जब हमने बर्थ लिया तो कौन सी एनर्जी हमारे अंदर सबसे ज़्यादा थी, कौन सी एनर्जी हमारे अंदर सबसे लो थी, तो वो सबसे पहले वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है उन 12 हाउसेज में। ठीक है। कि भाई जैसे मेरा शनि फर्स्ट हाउस में बैठ गया, शुक्र सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे करके 9 प्लेनेट। इसको उस वे में भी ले सकते हैं कि मेरे बर्थ के टाइम कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा था, क्या लोकेशन थी, कितना पास कितना दूर। Yes. मतलब वो 12 हाउसेज में कहाँ वो पे घर बैठा के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो मेरे पास था या दूर था। राइट। ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या हो गया कि 12 हाउसेज में वो सारे प्लेनेट शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ। कुछ हाउसेज खाली हो जाते हैं और कुछ में मतलब वो बैठ जाते हैं। हैं। ठीक है। तो ये एक पहली थिंक होती है। ठीक है। दूसरी थिंक होती है कि हमारे 12 हाउसेज हमें बताते हैं कि जैसे हमारा 10th हाउस, फर्स्ट हाउस बताता है कि मैं कौन हूँ। ओके। फर्स्ट यानी मैं कौन हूँ, मतलब शुरू ही 1 से होता है, तो शुरू भी खुद से होता है। 1। तो वैसे भी हम नंबर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर हमें दिखाता है कि मैं कौन हूँ। ओके। सेकंड हाउस दिखाता है, कुंडली में सेकंड हाउस दिखाता है हमारी वाणी को। ओके। तो फर्स्ट हाउस हमारा हेड, ठीक है। सेकंड हाउस हमारी वाणी, ठीक है। थर्ड हाउस हमारे शोल्डर्स एंड हैंड, ठीक है। फोर्थ हाउस हमारा चेस्ट, ठीक है। फिफ्थ हाउस पेट, ओके। सिक्स्थ हाउस नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। एंड सेवन्थ हाउस हमारे जो ये किडनी और ये जो फेलियर वगैरह ये Right. जो सारे, 8th हाउस, 9th हाउस, ऐसे करते हुए हम 12th हाउस अप टू डाउन चले जाते हैं। ओके। ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वैसे के वैसे हम दिशाओं में जाएं तो जो फर्स्ट हाउस होती है वो कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। और उसके अपोजिट 7th हाउस होता है, वो पश्चिम दिशा होती है जी। 4th हाउस उत्तर की दिशा होती है जी। एंड पश्चिम की दिशा कौन सी होती है, 10वीं। राइट। तब अगर हम वास्तु में पकड़ें तो पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं, जहाँ से हम सूर्य उदय होता है। बिल्कुल। सूर्य कहाँ से उदय होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है। ठीक है। और पश्चिम में जाके खत्म होता है। लेकिन वास्तु में पश्चिम दिशा को विश फुलफिलमेंट का डायरेक्शन बोलते हैं जी। तो इसलिए अगर कुंडली में देखेंगे तो 10th हाउस हमारा पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो हमारा अल्टीमेट करियर कहाँ से दिखा जाता है, 10th हाउस से। 10th हाउस इज करियर। 10th हाउस इज करियर। मतलब क्यों कि इसको हमने वास्तु के साथ में भी अलाइन किया जी कि पश्चिम की दिशा को हम बोलते हैं कि जहाँ से इच्छाएं पूरी होती है, तो करियर भी वहीं से पूरा होगा अपना। ओके। तो लाइक एक बार शुरू से आते हैं। फर्स्ट हो गया मैं, हाँ, मेरी पर्सनालिटी। सेकंड हो गया मेरी आवाज़ या मेरी वॉइस। ठीक है, वाणी। हाँ। थर्ड हो गया हमारे हैंड, शोल्डर। मतलब वो शोल्डर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 10th हो गया करियर का। हाँ। फर्स्ट हो गया मेरी पर्सनालिटी का। तो थर्ड किसको टारगेट करते हैं, लाइक थर्ड के जो ग्रह है वो क्या इफेक्ट लाएंगे, किस चीज़ पे इफेक्ट लाएंगे लाइफ की? हम ये ऐसे बताते हैं कि फर्स्ट हाउस हम एक बेसिक सा चार्ट पकड़ते हैं जिसे हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। ठीक है। उसमें फर्स्ट हाउस देते हैं मंगल को। ठीक है। मेष राशि पड़ती है, मंगल को देते हैं जी। सेकंड हाउस वृषभ राशि पड़ती है, उसे शुक्र को देते हैं। थर्ड हाउस मरकरी की राशि पड़ती है, उसे हम बुध को देते हैं जी। मरकरी यानी थर्ड हाउस। जेमिनी राशि पड़ती है वहाँ पे, ओके। मिथुन राशि। फोर्थ कर्क चंद्रमा की राशि को देते हैं। ठीक है। फिफ्थ सूर्य की राशि को देते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंह राशि पड़ती है। ओके। सिक्स्थ अगेन कन्या राशि, बुध को देते हैं। सेवेंथ तुला, शुक्र को देते हैं। एट्थ वृश्चिक राशि, मंगल को देते हैं। नाइन्थ धनु राशि, जुपिटर को देते हैं यानी गुरु को देते हैं। 10th शनि की राशि है, मकर, उसको 10वां कर देते हैं। और 11th कुंभ राशि है, वो भी शनि की राशि है, उसे शनि को देते हैं 11th हाउस को। एंड 12th गुरु, मीन राशि पड़ती है। तो ये ऐसे 12 राशि इन सब के मालिक हो गए। हाँ, ये इन सब के मालिक हो गए। तो जिनको इतनी डिटेल में नहीं पता, वो खुद की बर्थ डेट या बेसिक एक कुंडली देख के खुद के बारे में कैसे एक एजम्पशन या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए। हाँ, तो जैसे कुंडली एक वाइड सेक्टर हो गया
जी। इसको समझने के लिए आपको 12 हाउसेस देखने पड़ेंगे, हाँ। 12 राशियाँ देखनी तो पड़ेंगे, एकदम बेसिक वालों के हिसाब से क्या हो सकता है? और भी उसमें नक्षत्र देखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। राइट। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि साइंस का बड़ा पार्ट हो गया वो। हाँ। अब छोटा पार्ट हो गया न्यूमरोलॉजी, ओके। जिसमें 1 से 9 नंबर होता है, दैट्स इट। तो इसको थोड़ा ब्रीफ, 1 किसका, 2 किसका, 3 किसका? आजकल बहुत से पॉडकास्ट पे भी न्यूमरोलॉजी जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया और बहुत लोग इसको लाइक डाउट में ले रहे कि एक नंबर मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट लाएगा। तो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को आप एक्सप्लेन कीजिए। ओके। जैसा कि हमारे वैदिक में तो शास्त्रों में तो एस्ट्रोलॉजी को ही ज़्यादा मानते हैं जी। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हुई, या जो ग्रहों वाली एस्ट्रोलॉजी होती है, या जो दिशाओं वाली एस्ट्रोलॉजी होती है जिसे हम वास्तु बोलते हैं जी। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि अब हमारे पास में 120 साल की उम्र नहीं है, 200 साल की उम्र नहीं है। यस। हमारी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ भागम भाग वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी एक पार्ट है उसी साइंस का जिसमें 9 ग्रहों को दिखाया गया है। जी। अब जैसे बोलते हैं कि नंबर हमारे लाइफ में कभी काम नहीं आते हैं, हमने पहले तो नहीं देखा, ये नहीं हाँ। देखा, बट नंबर हमारे लाइफ में काम आते हैं। जैसे जीरो की खोज करने के लिए कई साल लगे जी। तो जीरो की खोज हुई। गणित हमारे पहले भी ज़माने में थी, हाँ। तो वो भी गणित में कहीं ना कहीं हम डील करते थे। तो ये क्या है, एक छोटा सा पार्ट है कि इसमें शॉर्टकट चीज़ें मिल जाती है, फटाफट जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें वो मिल जाती है, और हमें पता चल जाता है कि हमारा नंबर क्या बोलता है। जी। दैट्स इट, कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। राइट। तो जैसे हम बताते हैं आपको कि 1 से लेके 9 नंबर तक होता है। ओके। पहले तो इसमें मूलांक होता है, भाग्यांक होता है। न्यूमरोलॉजी में मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, कुआ नंबर होता है। ठीक है। भाग्यांक, मूलांक, इन सब की अपन कैलकुलेशन बताते हैं। मूलांक क्या होता है कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे 10th। हाँ, 10 अप्रैल 10 सितंबर 2001। ओके, 10 सितंबर 2001। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ में जो 10th है जी। 1 + 0 1 तो वो हमारा मूलांक हो जाएगा। ओके। तो यानी डेट जो Date फर्स्ट का डेट सम। है, मतलब जो फर्स्ट डेट है अपनी, वो ही आपका मूलांक होएगा। ठीक है। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम जोड़ेंगे ठीक है। तो वो हमारा भाग्यांक होएगा। ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, 10 सितंबर 2001, 4। हाँ। सितंबर 9, 10 और 13। यस, 4। 13 आया, हाँ। 1 + 3 अगेन क्या हो गया, 4 आ गया। मतलब 1 + 3, मतलब इसमें 9 ही डिजिट होती है, ठीक है। और अपने को लास्ट डिजिट में लेके आना होता है। मतलब सिंगल डिजिट में लाना है, प्लस कर करके सिंगल डिजिट में लेके आना है। ठीक है। और वही कुआ नंबर होता है। कुआ नंबर क्या होता है कि जिसे हम बोलते हैं कि एंजल नंबर बोलते हैं। ठीक है। कि मतलब हमारे पास में कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें प्रेरित करती है। ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि कुआ नंबर कैसे निकालते हैं कि जो लास्ट हमारा ईयर है, हाँ। जैसे 2000, इस केस में 2001 है, हाँ, 2001। तो 2001 को हम पूरा जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। यस। तो 3 में अगर मेल होगा, मतलब कोई भी अगर पुरुष है, तो उसमें से 11 माइनस करना है अपन को। ठीक है। तो जैसे 3 - 11 क्या बचा, 8। तो अब उस पर्सन का कुआ नंबर होगा 8। ठीक है। और वहीं अगर फीमेल है तो उसको 4 ऐड करना है, +4। मतलब जैसे किसी का अगर 3 आ रहा है, हाँ, तो 3 + 4 तो 7 जाएगा। 7 जाएगा। ओके। बस ये इतना सा डिफरेंस है। तो अब जैसे मान लो कभी कभी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो एक मेल है एक फीमेल है, तो हम कुआ नंबर से उसकी डेस्टिनी पता कर सकते हैं। गॉट इट। तो कुआ नंबर एक अल्टीमेट सीक्रेट नंबर बोल सकते हैं, जिसे वो क्या बोलते हैं, जैसे थर्ड एम्पायर कैसे होता है, हाँ हाँ, तो वो थर्ड एम्पायर जैसा रोल प्ले करता है। गॉट इट। अब जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुआ नंबर बहुत अच्छे नंबर पे आ रहा है, तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी देगा। तो अब जैसे नंबर पे ही अपन है, तो कौन सा नंबर क्या एक कैरेक्टरिस्टिक या क्या रोल करता है, आप एक बार नंबर अगर एक्सप्लेन कर दो जिससे ये पता चले कि ये नंबर अच्छा है, इसका इफेक्ट कैसा है,
कौन किसको रूल कर रहा है, तो थोड़ा नंबर का अगर ब्रीफिंग हो जाए। ओके, अपन 1 से लेके 9 नंबर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। जी। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा। आप जब नंबर बताओ, जैसे 1 से लेके 9 तक है, तो 1 एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसी को कर रहा है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो बताओगे वो मूलांक पे अप्लाई होती है, भाग्यांक पे, या कुआ पे, चलो या तीनों पे कॉमन ही चलता है? अब चलो हम बताते हैं। होता क्या है कि मूलांक हो गया हमारा बेसिक ट्रेंड, जी मतलब हमारा हेड। जी। मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस होता है हमारा हेड, तो वैसे ही हमारा फर्स्ट हाउस हो गया मूलांक। मूलांक मतलब हम कैसे हैं। ठीक है। मूलांक होता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है। और पूरा ऐड करने पर आता है भाग्यांक। भाग्यांक वो हमारी होगी डेस्टिनी, भाग्य। मतलब हाँ। हमें किस एरिया में हार्ड तोड़ मेहनत करनी चाहिए, मतलब बहुत रगड़ रगड़ के मेहनत करनी चाहिए जिससे रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा है और भर भर के रिजल्ट आए। ठीक है। आपने एक मेरे को सवाल पूछा था कि मिलीनियर बनने की कहानी क्या होती है। हाँ। है ना, तो वो आपका भाग्यांक दिखाता है ओके। कि आपको कौन सा पाथ चूज करना मतलब चाहिए। जो नंबर वहाँ पे है उस हिसाब से भाग्य डिसाइड होगा। भाग्य डिसाइड होगा। मेरी पर्सनैलिटी, जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी नंबर 1 वाली है जी। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, लेकिन आपने अपनी पूरी डेट को जोड़ा और आपकी पर्सनैलिटी आई 4 नंबर 4। जी। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसे नॉलेज शेयर करने चाहिए। आपके पास में लीडरशिप है, आपके पास में एक यूनिकनेस है जी। आपको उसको वायरल करना चाहिए। 4 क्या होता है, राहु। राहु क्या होता है, धुआं होता है। तो नंबर 1 की क्वालिटी को धुआं बन के आपको उड़ाना चाहिए। यानी आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी देनी चाहिए, आपको ऑनलाइन एक ऐसे एंटिक चीज़ें निकालनी चाहिए, मतलब आपको ऑनलाइन जाना चाहिए, मतलब आपको राहु वाले काम करने चाहिए लाइफ में। नंबर 1 को साथ में लेके नंबर 4 वाले काम करने चाहिए जी। तो आप सक्सेसफुल होगे। और इसी जगह अब कुआ नंबर, उसका क्या रोल होगा? कुआ नंबर एक एंटिक एंजल नंबर होता है, जो क्या होता है ना कि जैसे मुझे मालूम है कि मेरी सक्सेस का राज क्या है। ठीक है। तो अगर जैसे मेरा कुआ नंबर आता है, नंबर 5 आ गया, ठीक है, तो मेरी सक्सेस का राज आएगा कि मेरे पास नंबर 1 है, नंबर 4 है जो अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था, मेरा भाग्यांक है नंबर 4, मेरा फर्स्ट नंबर है मेरा खुद का मूलांक, ठीक है, और मेरा कुआ नंबर है 5। ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरा कुआ नंबर अगर 5 है तो मुझे कम्युनिकेशन के थ्रू, मुझे सेल्स के थ्रू, मुझे एक राइटिंग के थ्रू अपने नोट्स को पब्लिश करना चाहिए बाय इंटरनेट। गॉट इट। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इंटरनेट के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से मुझे उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। और नंबर 1 है तो अगर हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमें नंबर 1 की भी सपोर्ट लेनी चाहिए। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में क्या है कि हम किसी से भी जाके बात कर सकते हैं, हम किसी को भी बोल सकते हैं जी। तो नंबर 1 वाला क्या होता है, नंबर 1 वाला होता है सूर्य। ओके। उसकी डिसिप्लिनरी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ठीक है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि तुम्हें 5 बजे ही उठना चाहिए, ऐसा नहीं है। नंबर 1 वाला अगर 10 बजे भी उठ रहा है या 9 बजे भी उठ रहा है या 7 बजे भी उठ रहा है तो उसके पैटर्न फिक्स होंगे कि वो 7 बजे उठा, 9 बजे तक स्नान वान करके खाना वाना खा के वो अपने काम पे निकल गया। वापस वो अगर रात को 8 बजे आ रहा है, 8:30 बजे आ रहा है, तो वो रात को 8:30-9 बजे तक ही आएगा। मतलब उसका रूटीन फिक्स रहेगा। ठीक है। क्योंकि वो सूर्य के जैसे एक्ट करता है। सूर्य अगर सुबह 6 बजे उगता है तो वो 6 बजे ही उगेगा और वापस शाम को 7 बजे अस्त होता है तो वो 7 टाइम पे होगा। तो वैसे ही इनकी भी लाइफ होती है। ओके। तो नंबर 1 वालों की एक फिक्स पैटर्न लाइफ होती है। ठीक है। तो नंबर 1 वाले इसलिए एक पहले बेस रेडी करना चाहते हैं अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए। उनका बेस रेडी हो जाता है फिर वो आगे मूव करना पसंद करते हैं। तो नंबर 1 वालों की क्वालिटी क्या होती है, वो लीडर अच्छे होते हैं। ठीक है। स्टबर्न होते हैं। ठीक है। मतलब थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मुझे ये करना है तो करना ही है। नंबर 1 वाले क्या होता है, नंबर 1 वाले चमकना पसंद करते हैं। वो जहाँ पे भी जाएंगे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, जैसे सूरज के आसपास सब लोग चक्कर मार रहे हैं, बस तो उसको भी ये चाहिए मेरे आसपास सब होने चाहिए। हाँ, और लोग आते भी हैं। ओके। क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन ही कुछ ऐसी होती है, उनका ऑरा ही कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट वो एक मैग्नेट हुए। मैग्नेट हुए। तो नंबर 1 को सबसे पावरफुल नंबर बोला जाता है। अगर न्यूमरोलॉजी में कोई सबसे पावरफुल नंबर है तो वो नंबर 1 है। ओके। अगर वो अपनी क्वालिटी को और इन्हेंस कर ले, अगर नंबर 1 वाला सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में तो कहीं ना कहीं उसी में खोट है। ओके। अब क्यों ना कहीं उसका जो लाइफ पार्ट नंबर होगा, मतलब भाग्यांक होगा, वो कहीं ना कहीं 8 पे जाके समझ गया
हैंडल होएगा, तो वो लेजीनेस में पड़ा रहेगा, उसके काम जल्दी बनेंगे नहीं। नंबर 1 के काम जल्दी बनते हैं, मतलब उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर उनका काम कहीं ना कहीं डीले हो रहा है तो उनका भाग्यांक आप देख लेना, नंबर 4 होगा या नंबर 8 होएगा। ये फिक्स पैटर्न है। ये तो आपने मेरा ही बता दिया। अच्छा, ये दे रही है 1 भाग्यांक गया 4। तो आप अपने चीजें उठा के देख लो, आपके काम कभी टाइम पे नहीं मैं रिलेट कर पाया। रिलेट कर पाए ना। यस। सेकंड चीज होती है नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे, यस। नंबर 1 के बाद में होता है नंबर 2। ओके। नंबर 2 मून का होता है जी। नंबर 2 मून का, इसलिए ऐसे लोग आपको केयरिंग लोग मिलेंगे। अब इनकी कम्युनिकेशन कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी खराब भी हो सकती है, एज पर इनकी कुंडली में मून कैसा बैठा है। ठीक है। तो एज पर नंबर 2 वालों को आप देख लो कि अगर वो वाटर इंटेक टाइम टू टाइम करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, उनके पास में लिक्विड कैश बहुत रहेगा। नंबर 2 लिक्विड कैश का होता है। ओके। तो अगर किसी को लिक्विड कैश चाहिए तो उसको अपने चंद्रमा को इन्हेंस करना पड़ेगा, अपने नंबर 2 को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 2 लिक्विड कैश का होता है। नंबर 2 मूड का होता है। किसका? मूड। अच्छा, हमारा मन मूड कैसा है। swings। हाँ, हमारा मन कैसा है जी। नंबर 2 मदर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो नंबर 2 के जो लोग होते हैं उनको मदर जैसे काम करने चाहिए, मतलब दूसरों की केयर करना हो गया, नर्सिंग टाइप में जैसे हो गया, मतलब जहाँ पे एक कहीं ना कहीं अपनेपन का मतलब रोल केयरिंग वाला हो गया। खाना बनाना इनको बहुत अच्छा आता है। नंबर 2 वाले एक बहुत अच्छे कुक होते हैं। ओके। बहुत अच्छे शेफ होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्रीज ट्राई करनी चाहिए। नंबर 2 वालों को कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड काम करना चाहिए। वाटर रिलेटेड जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, या जहाँ पे फ्रीज दूध वगैरह का काम हो गया, तो नंबर 2 एक वाटर एलिमेंट हो गया। फाइनेंस का भी काम नंबर 2 वाले कर सकते हैं। गॉट इट। तो वो क्या होता है ना, एक फ्लो वाला काम होता है जिसमें तरलताएं बनी रहे, जहाँ पे लिक्विड वाली चीज़ आए। नंबर 2 लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो नंबर 2 वाले लोग लिक्विड जैसे होंगे, वो पानी कहीं पे भी जाके शिफ्ट हो जाता है, कहीं भी मोड़ ले सकता है, कहीं पे भी मोड़ ले सकते हैं, तो वो कहीं पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है वो किसी के भी साथ में घुल मिल जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, उनका जहाँ मन लगेगा वो वहाँ पे घुस जाएंगे, और जहाँ मन नहीं लगेगा वो वहाँ पे बैठे रहेंगे, वो बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। तो वो मूड ही होते हैं। हाँ, मूड मतलब 2 नंबर वालों का मूड स्विंग भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उनको ऐसी भी कोई फील्ड चुननी चाहिए जहाँ पे इसका कोई इफेक्ट ना हो। तो उनको ऐसा कोई फील्ड नहीं है यहाँ पे फैक्टर इफेक्ट ना हो, तो उनके लिए सबसे अच्छा केयरिंग वाला होता है। गॉट इट। या दूध फार्मिंग वाला हो गया, या जैसे सीजनल वर्क हो गए, जैसे सब्जी वगैरह का वर्क हो गया, या पानी वगैरह का वर्क हो गया, कोल्ड ड्रिंक जो सीजन वाइज चलती है, आइसक्रीम वगैरह, ये कहीं ना कहीं नंबर 2 वालों को फलते हैं काम। फिर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 होता है जुपिटर का। ओके। इसे क्रिएटिव नंबर बोलते हैं। ये गुरु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रिएटिव इसलिए बोलते हैं कि इन लोगों को नई नई चीज़ें करना पसंद होता है। ओके। इनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है। ओके। इनको लोगों के सामने जाके ज्ञान देना अच्छा लगता है। वो गुरु की क्वालिटीज आ गई। पर ज्ञान लेना भी अच्छा लगता है। राइट। अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो तो वो सुनेंगे अच्छे से, अगर उनको अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो वो उसे आउट कर लेंगे, सुन लेंगे। हाँ। तो अपने फायदे की चीज़ को वो एकदम से अडॉप्ट कर लेंगे। राइट। तो नंबर 3 वाले अच्छे बोलने वाले भी होते हैं और अच्छे लिसनर भी होते हैं। अब इसमें भी ये एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो ज़्यादा बोलना चालू कर दे तो वो उनके लिए नेगेटिव होगा। लिमिट तो हर नंबर की एक लिमिटेशन होती है। हम नंबर 1 को बताते हैं कि अगर वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, ज़्यादा वो ये बोले कि मेरा जैसा तो कोई नहीं है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो उनका सूर्य कहीं ना कहीं डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। अच्छा। तो अब जैसे अगर सूर्य बहुत ज़्यादा तपने लगेगा, हाँ, तो लोग उसके पास जाना पसंद नहीं जाएंगे। तो एक नॉर्मल हीट चाहिए। yes. नंबर 2 वाले अगर ज़्यादा मूडी बन जाए कि नहीं मैं तो ये कर लूँगा, मेरा तो ऐसा नहीं होगा, मेरे को तो यही करना है, तो उनके काम बिगड़ने चालू हो जाएंगे। उनके पास में कैश की कमी आनी चालू हो जाएगी। ओके। तो पानी का बढ़ा हुआ भी खराब है, पानी का कम हुआ भी खराब है। तो नंबर 3 वाले भी वही है कि ज़्यादा बोलना भी खराब है और ज़्यादा चुप रहना भी खराब है। तो नंबर 3 वालों को अपनी ज़ुबान पे स्पेशली कंट्रोल करना चाहिए। गॉट इट। क्योंकि वो बोलते बहुत ज़्यादा है। ठीक है।
नंबर 3 वालों को खाने पे भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक क्योंकि है। वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो उनको डाइट का एक थोड़ा कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। नंबर 3 वालों को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। ओके, नंबर 3 वालों को नॉन वेज भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। जो नंबर 3 वाले हैं नॉन वेज खा रहे हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट देख लेना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम के भंडार भरे हुए हैं। नंबर 3 एक, अगेन मैं बोलूँगा, पहला पावरफुल नंबर कौन था? 1। सेकंड पावरफुल नंबर इज़ 3। तो 3 अगेन पावरफुल नंबर है। ओके, वो वेल्थ को जनरेट करता है, प्रॉस्पेरिटी को जनरेट करता है। तो इनको किस करियर में जाना चाहिए? नंबर 3 वाले क्रिएटिव लोग होते हैं, तो क्रिएटिव सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे जहाँ पे आर्टिस्ट नहीं बोल सकता हूँ मैं, जैसे जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो या वेबसाइट डेवलपमेंट करना होता है, तो वो नंबर 3 के अंडर में आ जाता है। ओके, मतलब वहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए, वेबसाइट में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगे, जहाँ पे थोड़ी कम्युनिकेशन लगे, वो वहाँ पे जा सकते हैं। बुक्स राइटिंग में जा सकते हैं, इनको राइटिंग के काम फल जाएंगे जी। बैंकर होते हैं, बैंकर भी नंबर 3 वाले होते हैं। और जो क्या बोलते हैं, एक नंबर 3 वाला जो स्पीकर होता है, मतलब स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दे, पब्लिक स्पीकिंग या म्यूजिशियन नहीं बोल सकते, नंबर 3 वाले स्पीकर होते हैं। स्पीकर, ओके। तो जहाँ पे जाके भाषण देना है, तो वो नंबर 3 वालों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। गॉट इट। नंबर 3 वाले वो होते हैं जिनको नए काम में रुचि दिखती है, और मतलब एक स्टार्टिंग का नंबर होता है, मतलब कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करनी है तो नंबर 3 वाले स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एंड बहुत बुरा करता है अगर उनका गुरु बैलेंस ना हो नहीं तो, है तो नंबर 3 बैलेंस ना ये हो तो आजकल के भी सबसे प्रॉब्लम भी, स्टार्ट तो हो जाता है, हाँ। एंड कोई नहीं कर सकता। तो वो इसलिए होता है ना कि कहीं ना कहीं आप जो स्टार्ट करने वाले होंगे वो नंबर 3 वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो इनिशिएट करते हैं, मतलब जो चीज़ों को इनिशिएट करते हैं कि चलो यार ये करते तो हैं। हाँ। या तो क्या होगा, हमें ज्ञान मिलेगा, हम विफल कभी नहीं होंगे। वो ये बोलते हैं हम फ्लॉप कभी नहीं होंगे, या तो हम अडॉप्ट करेंगे उसे और या हम उसे छोड़ देंगे। मतलब वो सीखने वाली क्वालिटी नंबर 3 वालों की होती है। यस। नंबर 4 राहु का होता है। राहु एक डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु में क्या क्वालिटी होती है कि राहु मतलब चीज़ों को इन्हेंस करता है, जिसके साथ में भी होता है उन चीज़ों को इन्हेंस कर देता है। उसे शॉर्टकट चाहिए राहु को। तो नंबर 4 वाले क्या होते हैं, आप देखोगे कि वो छोटे काम को ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटे काम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, शॉर्टकट्स। तो वो नंबर 4 वाले होते हैं। ठीक है। नंबर 4 वाले थोड़े कंफ्यूज टाइप में दिखते हैं। नंबर 4 वाले थोड़े उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती नहीं है। उनको ये है कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, जिसमें उनको बेनिफिट मिले वो चीज़ को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। और उसमें भी वो ऐसे चीज़ें निकाल लेते हैं कि फटाफट क्या कर सकते हैं। हाँ। तो नंबर 4 स्पेशली रिप्रेजेंट होता है मेडिकल इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ पे ठीक है, एक गोली खाई हमारा बुखार उतर गया। शॉर्टकट्स। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, गोली खाएंगे तो फटाक जो जहाँ पे जल्दी नैस आ जाए वो नंबर 4 है। ठीक है। 2020 कोविड का देखा था, कोरोना कितना जल्दी फैला, बिल्कुल, लेकिन वो गया भी ऐसे गया। तो नंबर 4 वालों की ग्रोथ भी ऐसे होती है और डाउन भी वो ऐसे ही होता है। तो नंबर 4 वालों को बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ को कि हमारी ग्रोथ हो गई तो हमें रुकना कैसे। लालची बहुत होते हैं। ओके। नंबर 4 वाले लालची बहुत होते हैं, क्योंकि उनमें करने की इच्छाएं बहुत होती है। वो चीज़ नंबर 4 में दिखती है। नंबर 4 के प्रोफेशन जैसे मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हो गया, नंबर 4 के प्रोफेशन जैसे IT इंडस्ट्रीज़ हो गया, मतलब जहाँ पे फास्ट मूविंग हो, इंटरनेट का ज़माना, ये नंबर 4 के आगोश में आता है। हाँ। अभी जैसे 2020 के बाद में देखा होगा कि वेब सीरीज़ें बहुत बन रही है, बहुत चल रही है, लोग फ़ोन में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है कहीं ना कहीं। हाँ। तो वो नंबर 4 की वजह से 2020 का टाइम आया और हम नंबर 4 के ईरा में घुस गए। नंबर 5। यस। नंबर 5 होता है मरकरी का। तो आपने 2021 को देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में लोगों ने एंट्री बहुत ली। यस। 2021 एक रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट में लोगों की एंट्री थी। बिल्कुल। तो नंबर 5 क्या होता है कि स्पेशली ट्रेडिंग का नंबर होता है। ठीक है। तो जो नंबर 5 वाले होते हैं वो एक अच्छे ट्रेडर होते हैं। तो जो भी नंबर 5 वाले व्यूअर्स आप ट्रेडिंग में ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, एट योर ओन रिस्क, वी आर नॉट प्रमोटिंग। बिल्कुल। नंबर 5 वालों का दिमाग इतना तेज होता है कि उनके पास में प्रो एंड कॉन की चीज़ें रेडी रहती है। ठीक है। वाइस वर्सा वाली चीज़ें रेडी रहती है। वो फंसना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो फंस भी जाएंगे तो अपने दिमाग बैकअप से प्लान होगा। बिल्कुल बैकअप प्लान होता है। नंबर 5 वालों में 2 क्वालिटी होती है, या तो वो एक अच्छे बैलेंसर होते हैं। नंबर 5
वहाँ से मतलब 1 से लेके 4 तक देखे और फिर 6 से लेके 9 तक देखे, उसमें सेंटर में आता है। तो लोशो ग्रिड भी बना के देखे तो उसमें वो सेंटर में आता है। तो नंबर 5 इज बैलेंसिंग नंबर होता है, एक बहुत अच्छा नंबर होता है। नंबर 5 का कोई दुश्मन नहीं है। तो नंबर 5 जिसके पास में है वो लकी है। ओके, जैसे डेट ऑफ ईयर में है, डेट ऑफ बर्थ में है, कहीं भी आ गया तो वो लकी है। अगर आपके कुआ नंबर में भी नंबर 5 है तो आप लकी हो। गॉट इट। नंबर 5 वालों के ट्रेड क्या आते हैं? बिजनेस आता है, ट्रैवलिंग आता है, स्टॉक मार्केट आता है। नंबर 5 वाले एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। नंबर 5 वाले रेस्टलेस पर्सन होता है, वो रात में भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो नंबर 5 वालों के पास में बहुत सारे काम होते हैं, वो कोई भी काम में घुस जाए काम कर लेंगे। एक जो जिसको ट्रेड पसंद होता है, जो अपनी बैलेंस शीट बना सकता है लाइफ में कि मुझे कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ लॉस होगा और कौन लॉस दे रहा है मेरे को, तो वो नंबर 5 है। ओके, तो नंबर 5 वाला एक अच्छा बैंकर भी हो सकता है, एक इंश्योरेंस वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर 5 वाला एक अच्छा नंबर है। ओके, वो आप सब जने लाइफ में अगर पार्ट कर सकते हैं। नंबर 6 वीनस का होता है, ठीक है, जो लग्जरी को प्रमोट करता है। ठीक है। शुक्र आज के एरा में शुक्र प्रधान हम है, मतलब हमें शुक्र वाली लग्जरी चाहिए जी। मतलब हमें भी एक अच्छा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वाइफ चाहिए। तो वो शुक्र वाली क्वालिटी जो होती है वो लग्जरी को प्रमोट करती है, ठीक है। तो 6 नंबर वाला आप देखोगे कि उनके पास में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उनके पास में कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें आ जाती है। अगर उनको गाड़ी चाहिए तो आ गई। तो वो जिस एरिया में जैसे पले बड़े हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ के किंग बन जाएंगे, वो किंग बन जाएंगे वहाँ के। नंबर 6 वालों के पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, वो वहाँ के किंग बन जाएंगे। तो नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा नंबर है, शुक्र का नंबर होता है, लेकिन वो भी हर किसी के लिए सूट हो या ना हो वो डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं भी अंबानी बन जाऊँ तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट से पले बड़े हैं ना वही वहाँ से ग्रो करेंगे। राइट। तो नंबर 6 लग्जरी को प्रमोट करता है। नंबर 6 ग्लैमर को, जो हीरोज होते हैं इनके लिए करियर। नंबर 6 वालों के लिए करियर जैसे गोल्ड मेकर बन सकते हैं, मतलब जो भी सोने का काम या प्लेटिनम का काम, डायमंड का काम, वो नंबर 6 के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कोई भी काम जो एक लग्जरी वे में काम होता हो, कार जैसे बड़ी बड़ी कारों का काम हो गया, बाइक का काम हो गया, शोरूम्स हो गया, रेस्टोरेंट, होटल्स, सेलिब्रिटीज की जो टेक केयर करते हैं, वो नंबर 6 वाले हो गए। होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, जहाँ पे चमक दिखे, चमक, तो वो नंबर कपड़ों का काम हो गया। हाँ। शादियों की जो ट्रेंडिंग होती है, यस, वो कहीं ना कहीं नंबर 6 की होती है। नंबर 6 में बहुत सारे काम आते हैं जहाँ पे लग्जरी प्रमोट होती है, तो वो नंबर 6 का काम हो गया। नंबर 7 का करियर एस्ट्रोलॉजी में आता है, उनको रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। नंबर 7 कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, ठीक है, यूनिकनेस देना चाहते हैं। नंबर 7 एक तरीके से लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, उनके पास नॉलेज इतना होता है कि वो बता नहीं पाते हैं। समझ गया। तो नंबर 7 वाले एक नॉलेज वाली फील्ड, सेल्फ विजडम उनके पास में बहुत होता है, लेकिन वो उसको प्रमोट नहीं कर पाते। गॉट इट। तो नंबर 7 वालों के पास में नॉलेज की कमी नहीं होती है। अगर आपको अच्छे नॉलेज चाहिए तो नंबर 7 वालों के पास। नंबर 8 को अगर आपने साइन देखा होगा तो एक इन्फिनिटी का साइन होता है। नंबर 8 का चक्कर खराब होता है, नंबर 8 का चक्कर अच्छा होता है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि पुलिस वाले नंबर 8 के चक्कर में फंस जाते हैं, हाँ, या कोई भी नंबर 8 के चक्कर में फंस जाता है, तो नंबर 8 का चक्कर किसी से पार भी नहीं होता है, लेकिन जिससे पार हो गया उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो नंबर 8 कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि आपके कर्म कैसे हैं। ठीक है। नंबर 8 मनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल वेल्थ चाहिए तो आपको नंबर 8 को लाना पड़ेगा। नंबर 8 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों को रियल इस्टेट के काम करने चाहिए, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं जासूसी वाले काम करने चाहिए, जिसमें माइंड बहुत लगे, जिसमें पेशेंस इतना लग जाए कि अगर 1 साल में एक जगह पे बैठा हूँ तो एक जगह पे ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो इनमें पेशेंस वाले काम करने चाहिए, लोगों को साथ में लेके काम करने, मतलब जो भी लोग साथ में आ रहे हैं उनके भी काम बने और खुद के भी काम बने। तो नंबर 8 वालों को ऐसे काम करने चाहिए, यानी हैवी पब्लिक डीलिंग, मतलब छोटे लोगों की जो पब्लिक डीलिंग होती है ना, वो इनको करनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे शनि कौन होता है? लेबर का सरदार। ओके। तो ऐसे लोगों को अपनी छोटी कम्युनिटी, अपनी छोटी कम्युनिटी को उठाना चाहिए जी। तो नंबर 8 वाले वो होते हैं। नंबर 9 वाले होते हैं स्पोर्ट पर्सन।
स्पोर्ट्स। ठीक है। तो जिसके पास में मूलांक नंबर है तो वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाना चाहिए जहाँ पे एनर्जी लगती है बहुत ज़्यादा। मंगल। हाँ, मंगल कौन होता है? स्पोर्ट्स वाला हो गया, एनर्जी वाला हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाला हो गया। मंगल कौन हो गया? जो बिल्डिंग्स में बनने के लिए जो लेबर वर्क करती है वो कहीं ना कहीं मंगल का रोल प्ले करती है। मतलब जो जिसमें फिजिकल एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऐसे वर्क में उनको जाना चाहिए। जिम वाले होते हैं वो मंगल वाले हो गए। जिम ट्रेनर, एथलीट, स्विमर, कुछ भी, मतलब जो भी भाग दौड़ से रिलेटेड काम आए वो मंगल 9 का गया, वो 9 का उनको देना चाहिए। उसमें वो 1 नंबर के शानदार होते हैं। आईटी का जो स्पेसिफाई बड़े लेवल का जो काम होता है, जो आईटी के हेड होते हैं, सेल्स हेड होते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग वर्क। हाँ, तो अगर इनको एक जगह पे बैठा रख दो, अगर नंबर 9 वाले हैं, वो इरिटेट हो जाएंगे, वो मतलब वो बोलते हैं ना, चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी एनर्जी वेस्ट होनी चाहिए। गॉट इट। तो इनको ऐसी जगह पे रखो जहाँ एनर्जी वेस्ट हो। तो घर में भी बैठे हो तो ये काम कर लो, वो काम कर लो, वो कर लो। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो नंबर 8 वालों को ऐसे काम करने चाहिए। राइट। नंबर 8 वाले थोड़े पुलिस टाइप में भी होते हैं। ओके। तो उनको वो एनर्जी निकल रही है। तो मिलिट्री हो गया, पुलिस हो गया। तो पुलिस में कहीं ना कहीं नंबर 4 भी चाहिए, लेकिन नंबर 9 हो तो बहुत ही बढ़िया है। ओके। तो ये होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो व्यूअर्स को एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका है कि 1 से लेकर 9 तक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस फील्ड में जा सकते हैं। किस फील्ड में जा सकते हैं। यस। तो अभी तक वैसे आप बहुत कुछ बता चुके हो। आपके साथ हम एक पार्ट 2 और करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं। इसको एंड करने से पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आता है। क्या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी डेथ को प्रेडिक्ट कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है।